जीसीए डिजिटल एकेडमी में आपका स्वागत है। आनंद सर की तरफ से आपको वेलकम। कल तक हमने जो लेक्चर्स किए इकोनॉमिक्स के, स्पेशली जैसे कल हमने फीचर्स देखे, 10 फीचर्स देखे। उसमें हमने मेन मेन जो फीचर्स देखे, उसमें हमने हाइपोथेटिकल है यूटिलिटी, है ना, यूटिलिटी के बारे में हमने देखा था। यूटिलिटी हाइपोथेटिकल है। व्हाट इज मीन बाय हाइपोथेटिकल? हाइपोथेटिकल मीन्स कुछ अजम्पशंस पे डिपेंड करता है ना। कल का थोड़ा सा एक रिकैप कर रहे हैं अपन। बाद में मेन पॉइंट्स ये था कि यूटिलिटी जो है वो अपनी सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। सब्जेक्टिव कंसेप्ट मतलब क्या? कि वो ह्यूमन माइंड से रिलेट करती है, ह्यूमन टू ह्यूमन चेंज होती है। किसी को ब्रेक डांस पसंद है, किसी को क्लासिकल डांस पसंद है, तो किसी को और कोई कैबरे वगैरह पसंद होता है। किसी को क्लासिकल म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, किसी को गज़ल सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, किसी को और किसी टाइप का फिल्मी संगीत अच्छा लगता है। तो ये कोई अच्छी बुरी वाली बात नहीं है। दिस इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमन एंड पर्सन टू पर्सन इट डिफर्स। यूटिलिटी इज ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। फिर इसके अलावा हमने और एक फीचर देखा था, याद करो। सबसे मेन फीचर पहला ही था, वो रिलेटिव कंसेप्ट। याद होगा किसी को? रिलेटिव कंसेप्ट का मतलब होता है डिपेंड अपॉन टाइम एंड प्लेस। टाइम टू टाइम चेंज होती है, प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, ऐसी यूटिलिटी रहती है ना। सीज़न बदल गया, अम्ब्रेला का इंपॉर्टेंस कम हो जाता है, रेन कोट का इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। सीज़न बदल गया, स्वेटर, जर्किन, गर्म कपड़े, ग्लोव्स, इसका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। सीज़न बदल गया, रेफ्रिजरेटर, कूलर, एयर कंडीशनर, फ़ैन, एक आधी कोल्ड ड्रिंक्स या आइसक्रीम, इनकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। सो ये डिपेंड करता है सीज़न पे, टाइम पे, प्लेस पे। प्लेस भी बदल गई तो उसका इम्पोर्टेंस बदल गई। पीपीटी किट्स, मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ कोरोना है हॉटस्पॉट है, पर जहाँ कोरोना का संक्रमण नहीं है, कम है, ग्रीन जोन है, असर नहीं है, वहाँ उसका इम्पोर्टेंस इतना नहीं होता है। तो इम्पोर्टेंस सब जगह, कहाँ क्या होगा पता नहीं, पर इतना इम्पोर्टेंस नहीं जितना रेड जोन में है ना। तो ये सब कुछ बातें हैं। ये मेन मेन फीचर थे, वैसे तो 10 फीचर थे, पर हम अभी आगे बढ़ेंगे, है ना। सो कंफर्टेबल है सब लोग? हाँ। अब आगे देखो, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के जो टाइप्स है वो हम देखेंगे। फर्स्ट टाइप उसका आता है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म, फॉर्म मतलब क्या है? स्वरूप। फॉर्म मतलब क्या है? उसका शेप। फॉर्म मतलब क्या है? उसका एक आकार जो रहता है। व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन द शेप। शेप मतलब आकार, साइज और स्ट्रक्चर of an existing material, it is called form utility. तो फॉर्म यूटिलिटी क्या रहती है? जब एक आधे फैक्टर का, जब एक आधे फिनोमिना का, जब एक आधे घटक का आकार चेंज करके, शेप चेंज करके, ढांचा या स्ट्रक्चर चेंज करके हम उसको मोर यूजफुल बनाते हैं, तो उसे कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, टॉयज मेड ऑफ क्ले। क्ले मतलब मिट्टी से खिलौने बनाना। फर्नीचर फ्रॉम वुड, लकड़ी से फर्नीचर बनाना। जंगल से लकड़ी तोड़ के लाई, इट इज़ नॉट यूजफुल डायरेक्टली, बट इफ इट कन्वर्ट इनटू द फर्नीचर, सोफा सेट, चेयर, टेबल, एक्सेट्रा, इट बिकम मोर यूजफुल। मिट्टी भी यूँ तो कोई यूज़फुल नहीं है, पर मिट्टी से अगर आप खिलौने बनाते हो, मिट्टी से अगर पॉट भी बनाते हैं, पॉट बनता है ना उससे, मिट्टी से अगर मटका बनाते हो पानी पीने के लिए वगैरह, तो उसका यूज़ कितना बदल जाता है ना। सो मड इज़ कन्वर्टेड इनटू पॉट, क्ले इज़ कन्वर्टेड इनटू टॉयज, वुड इज़ कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर, मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू बिल्डिंग, आर द फॉर्म यूटिलिटी। ऐसा समझ लो ना कि कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, conversion of raw material into finished product are called as the form utility. So please keep in mind, form utility is important type. Now second utility, ये देखो फॉर्म के 2.1 फिगर में एक एग्जाम्पल दिया है। वो देखो उधर से लकड़ी तोड़ के लाई जंगल से, है ना,
वुड कटर ने एक लकड़ी तोड़ के लाई, आप जहाँ बैठे हो उसके लेफ्ट साइड देखो, है ना, लकड़ी है। फिर वो लकड़ी पे बैठ के क्या, क्लासरूम में हमने ऐसे लकड़ी तोड़ के लाई जंगल से, तो उस पर क्लासरूम में बैठे क्या बंदर लगेंगे सब लोग। फिर हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं। काय में कन्वर्ट करते हैं उसको, चेयर्स है, टेबल है, स्टूल है, दरवाजे है, खिड़कियाँ है ना, उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं अपन, फॉर्म यूटिलिटी। अब देखो दूसरी यूटिलिटी क्या है, प्लेस यूटिलिटी। ऑफ कोर्स नाम से पता चलता है, प्लेस यूटिलिटी का मतलब होता है जगह चेंज करके, जगह चेंज करके अगर युटिलिटी बढ़ा दी, आपण एखादी जागा बदलवून जर त्याची युटिलिटी बदलवली, होता है ना ऐसा कि जो जगह पे वो है वहाँ उसका इम्पोर्टेंस बहुत कम रहता है ना। बेर, आंवला, बहुत ऐसे चीज़ें हैं कि जो जहाँ पे निकलती ना वहाँ उसका बहुत इम्पोर्टेंस कम है, फुकट में बांट देते हैं, नीचे पड़े रहते हैं, कोई उठाता नहीं। पर वही अगर सिटी तक या दूर तक उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके गए तो उसका यूज़ सेवरल टाइम से बढ़ जाता है। लाइन टू लाइन देखो क्या लिखा तुमने, वेन यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेज ड्यू टू चेंजेस इन इट्स प्लेस, है ना, चेंजेस इन इट्स प्लेस, इट इज़ कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। वर्ड टू वर्ड मतलब क्या हो गया कि जब एक आधे वस्तु का महत्व हम बढ़ा देते हैं या बढ़ता है उसकी जगह चेंज करने से, तो उसको प्लेस यूटिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुलन क्लॉथ्स हैव मोर यूटिलिटी एट कोल्ड प्लेसेस देन एट वार्म प्लेसेस। जहाँ गर्मी है वहाँ वुलन क्लॉथ का इम्पोर्टेंस कुछ भी नहीं है। फिर वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके कहाँ लेके जाना है, जहाँ पे उसकी कोल्ड प्लेस है, तो कोल्ड प्लेस में उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। ट्रांसपोर्ट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी। हजारों एग्जाम्पल है उसमें। कौन सा एग्जाम्पल है, जैसे रेती समुंदर के किनारे पड़ी है, एक आधे नदी के किनारे पड़ी, क्या उपयोग है उसका, होगा कुछ भी उपयोग नहीं। पर उसको वहाँ जगह चेंज करके ट्रक से, ट्रैक्टर से या अन्य किसी वे से कंस्ट्रक्शन के साइट तक लाया, तो पता है उसका महत्व कितना बढ़ता है। अगर मैं ट्रक की बात करूँ तो 15-20 हज़ार में उसका इम्पोर्टेंस हो जाता है एक ट्रक का, ज़्यादा कम होते ही रहता है वो। पर प्लेस चेंज करने से उसका इम्पोर्टेंस, वहाँ फुकट में पड़ी थी, वहाँ ऐसी पड़ी थी, कोई ध्यान नहीं दे रहा था, पर वहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट करके यहाँ लाया गया। मिट्टी का भी है, कुछ कुछ जगह। अभी आज मैंने एक न्यूज़ देखी कि जो गणेश फेस्टिवल आ रहा है, अब वो होगा कि नहीं पता नहीं, पर मूर्तिकारों ने तैयारी शुरू कर दी अभी से। तो बोल रहे थे कि पूना में, मुंबई में 50,000 गणेश फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले मंडल है और 2-3 लाख मूर्तियों की ज़रूरत उस साइड में है समझो। तो 2-3 लाख मूर्तियाँ बनाना, उसके लिए उनके पास मिट्टी नहीं है ना, उसके पास मिट्टी नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाए तो कभी गवर्नमेंट बैन करती, आजकल पब्लिक भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ खरीदती नहीं। तो आप देखो वहाँ प्लेस यूटिलिटी कितनी है। पर मान लो विदर्भ साइड में उसकी मिट्टी है या मराठवाड़ा में उसकी मिट्टी है, तो वो मिट्टी वहाँ पे पूना, मुंबई साइड में लेके गए मूर्तियाँ बनाने के लिए, तो उसकी यूटिलिटी कितनी बढ़ेगी। अदरवाइज तो वो मिट्टी थी, है ना। तो आप ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखो कि मिट्टी का इम्पोर्टेंस जहाँ वो पड़ी होगी वहाँ कुछ नहीं है, पर बॉम्बे पुणे में अभी से उनको मूर्तियों को, मूर्तिकारों को, मुझे वो इंटरव्यू दिखा रहे थे उसमें, तो मूर्तिकारों को अभी से मिट्टी की चिंता हो रही है। तो बहुत दाम दे के ट्रक से या जो भी पॉसिबल है वहाँ से वो मूर्तियाँ बनाने के लिए मिट्टी लाएंगे। तो आप सोचो, जहाँ मिट्टी पड़ी है उसका वैल्यू कम है, लेकिन ट्रांसपोर्ट करके वो पुनः बॉम्बे लेके गए, मूर्तिकारों के पास लेके गए, तो उसका इम्पोर्टेंस कितना बढ़ जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। तो बात यह है की प्लेस युटिलिटी मतलब जगह चेंज करके एखादी जागा बदलल्याने जी तिची महत्व वाढते त्याला प्लेस युटिलिटी म्हणतात। देखो भी डायग्राम में, है ना, उसका इम्पोर्टेंस। ये देखो मैंगो दिख रहे होंगे आपको, है ना। अब देखो ये मैंगो जो है वो एरोप्लेन से लेके जा रहा है वो, है ना। ये मैंगो कहाँ निकलते हैं, मैंगो तो कहीं पे भी निकलते हैं, पर मेनली अपन अगर कोकण वगैरह की बात करेंगे तो वहाँ जो है वो उसका इम्पोर्टेंस है। मैं वैल्यू अगर प्राइस की बात करूँ तो उसकी प्राइस
काफ़ी कम मिलती है वहाँ पे लोकल एरिया में। पर वही अगर यवतमाल तक लाए तो उसकी वैल्यू बहुत गुना बढ़ती है। 5-5 हज़ार रुपये की पेटी मिलती है। अब पेटी में कभी 4 डजन 5 डजन हापुस मैंगो वगैरह मिलते हैं, वो अब रेट वगैरह जाने दो, पर 5-5 हज़ार तक उसकी पेटी की वैल्यू आ गई। वो पेटी दिखा रहे हैं ना, इसलिए मैं पेटी की बात करूँ। एक पेटी में समझो 4 डजन भी पकड़े, 5 डजन भी पकड़े, या कम ज़्यादा भी पकड़े, तो वो क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब ये डायग्राम में अगर आपने देखे तो डायग्राम में देखो ये प्लेन से लेके जा रहा है कहाँ पे, अब वो कहाँ पे लेके जा रहा है वो नहीं दिख रहा, पर होगा वो बड़ी सिटी होंगी एक आधी अमेरिका की या लंदन की। तो आप सोचो उसकी वैल्यू कितनी बढ़ेगी। एक आम अगर बताएंगे 10-20 रुपए का, तो वो 100 रुपए तक भी बिक सकता है फॉरेन में। एक आधा आम 5-10 रुपए का भी होगा, तो वो 10 गुना ज़्यादा प्राइस फेच कर सकता है, रिसीव कर सकता है। क्यों? तो जगह चेंज करके। वो आप वही लोकल एरिया में जहाँ मैंगो निकलते हैं ना, झाड़ के नीचे पड़े होंगे, आजू बाजू अड़ोस पड़ोस वालों को फोकट में बांटते हैं। हमारे घर के पास एक जनों का आम का झाड़ है, तो वो जो कच्चा आम है वो ऐसे ही बांट देता है 5-5 10-10 आजू बाजू लोगों को, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं। पर वही अगर वो थोड़ा सा वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके मार्केट तक लेके गया तो कुछ ना कुछ पैसे मिलते हैं। तो जगह चेंज करने से वैल्यू बढ़ती है। सर्विस यूटिलिटी, ये तो और इजी है। देखो, सर्विस यूटिलिटी अराइजेस व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल्स, है ना। प्रोफेशनल्स जब एक आधी सर्विस देते हैं तो वो सर्विस यूटिलिटी बनती है। वही सर्विस अगर दूसरा कोई देगा ना तो कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, सर्विसेज ऑफ टीचर्स, सर्विसेज ऑफ लॉयर्स, ये है। अब देखो ना, एक आदमी देखा मैंने कि उसको उसने 20 या 22 साल से ज़्यादा डॉक्टर के पास कंपाउंडर का काम किया, बहुत साल तक काम किया। अभी थोड़ा ओल्ड एज में है वो, तो कभी कभी पहचान वालों को वो भी थोड़ा सा फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री एडवाइस दे देता है कि अरे सर्दी खांसी है, कि तुमको जुकाम है क्या, तुम ये टैबलेट ले लो, ये गोली ले लो, ऐसा करो ऐसा करो। पर सब लोगों को उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। इवन तो उसने 20-22 साल काम किया मेडिकल सेक्टर में, फिर भी वो प्रोफेशनल नहीं है। वो कौन है? डॉक्टर नहीं है वो। तो उसने दी हुई एडवाइस एकदम करेक्ट है, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। दिन रात उसने उस हॉस्पिटल में काम किया, डॉक्टर क्या वर्क करता है थोड़ा फार सीख लिया होगा। थोड़ा फार मतलब 2-3% जो भी है, 100 में से 2% नॉलेज आ गया उसको, तो वो बताएगा। फिर भी उसको बहुत महत्व नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सर्विस यूटिलिटी है। उसी व्यक्ति के पास से वो नॉलेज मिला या एडवाइस मिली या सर्विस मिली, तो दैट बिकम द इम्पोर्टेंट। टीचर्स का भी वैसे ही है। कभी कभी एक आधा स्टूडेंट, एक आधा तुम्हारा कलीग्स एक आधा प्रॉब्लम तुमको बता दे, तो अपन इतना भरोसा नहीं रखते, है ना, तेरे को नहीं समझता बोलते कुछ। एक आधी डिफिकल्टी होंगी, फाइनल अकाउंट में रहता है, इसमें रहता, तो एक आधी डिफिकल्टी एक आधे बच्चों को भी आती होंगी, बाजू बाजू वाले को, तुम इतना महत्व नहीं देते, है तेरे को कुछ नहीं समझता बोलते। पर वही चीज़ टीचर्स एक्सप्लेन करे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहते हैं हम। वही चीज़ टीचर एक्सप्लेन करे तो विश्वास आ जाता है। इसको बोलते हैं सर्विस यूटिलिटी। लॉयर्स का भी वैसे है। लॉयर्स का कैसे है कि वो एडवाइस देगा तो हम उस पर भरोसा रखेंगे, और उससे भी अच्छा एडवाइस अगर एक आधा व्यक्ति दे, उसको नॉलेज है, फिर भी हम इतने जल्दी भरोसा नहीं रखते उस पर। वैसे ही इंजीनियर का है। कभी कभी एक आधा ठेकेदार रहते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्टर या मिस्त्री बोलते हैं अपन उसको। पता है, मेरे को एक्सपीरियंस आया था, मैंने जब ये अपना घर बनाया था, अपनी ट्यूशन्स बनाई थी, तो बहुत बारीकी से मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि एक आधी चीज़ वो छोटे लेबर को भी समझ में आ रही, पर वो अगर सजेशन देता है तो अपन उसको इग्नोर करते। खड़ भी तेरे को क्या समझता, ये भाषा नहीं बोलते, अपन मन में बोल देते कि क्या है, तू तो मिस्त्री है, तू तो लेबर है, तेरे को क्या ये सब टेक्निकल बातें समझती। क्योंकि मुझे बताया था एक ने कि इतना स्टील क्यों यूज़ करते तुम, स्टील की क्वांटिटी कम भी यूज़ किया तो चलता है ना। पर मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं बोला अरे इंजीनियर बता रहा है कि इतना स्टील होना, उसमें इतना किलोग्राम होना, वो तू कौन होता है। पर बाद में पता चला कि अरे बहुत हेवी वर्क हो गया, बहुत हेवी बजट काम हो गया। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अपन इग्नोर करते हैं सिर्फ सर्विस यूटिलिटी के कारण। अब ये डायग्राम देखो, इमेज देखो, ये डॉक्टर है, वो जो बताएंगे वो अपन मानेंगे, पर उनके असिस्टेंट ने, नर्स ने या स्टाफ ने बताया तो इतना कॉन्फिडेंट हम नहीं रहते, है ना। हम बोलते डॉक्टर साहब को बुलाओ,
अब है नेक्स्ट नॉलेज यूटिलिटी। नॉलेज यूटिलिटी का मतलब होता है एक हमारे पास आपके पास कोई गैजेट है, कोई डिवाइस है, कोई इक्विपमेंट्स है और उसका नॉलेज नहीं है तो वो यूजलेस बन जाता है। व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड नॉलेज यूटिलिटी। जैसे यूटिलिटी ऑफ मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर इंक्रीज व्हेन अ पर्सन नोज अबाउट इट्स वेरियस फंक्शंस। है ना, देखो कभी भी यूटिलिटी बढ़ती है अगर उसका नॉलेज है तो, है ना। मेरे पास मैकबुक है, उस मैकबुक में वो जो ये चलता है लैंग्वेज है उनकी, जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे आती नहीं। मुझे क्या, मैंने बहुत लोगों को पूछा कि कैसे उसका यूज़ करना, कैसे यूज़ करना, किसी को नहीं आती, है ना। ये जो एप्पल यूज़ करता है ना वो सिस्टम, तो उसका यूज़ ही नहीं हो रहा था, बहुत दिनों तक वैसा ही पड़ा था। मैकबुक इतना महंगा खरीदा पर उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि बहुत लोगों को विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ करने का थोड़ा सा एक प्रैक्टिस रहती है ना। आजकल छोटे बच्चे भी बताते हैं पर वो थोड़ा विंडो सिस्टम्स उनको फैमिलियर रहता है सब कोई। पर वो मैकबुक में जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थी वो चलाना ही नहीं आता था, तो 2 या 3 साल ऐसे पड़ा था वो। फिर किसी ने उसमें विंडो इंस्टॉल करके दिया, तो तब से उसका मैकबुक का यूज़ बढ़ गया। यानी क्या है कि इतना महंगा मैकबुक लेके अगर उसको चलाने का नॉलेज नहीं है आपको, या मेरे को, मैं मेरी खुद की बात कर रहा हूँ, तो वो डिवाइस, वो गैजेट यूजलेस है ना, उसकी यूटिलिटी नहीं बढ़ती। देखो ना, कुछ साल वो धूल मिट्टी में पड़ा था एक्चुअल में, फिर किसी ने बताया कि अरे इसमें विंडो इंस्टॉल कर लो, अपने काम में तो आएगा क्योंकि विंडो फैमिलियर है, कोई भी यूज़ कर लेगा, ऑफिस के भी कोई भी हैंडल कर लेंगे, आते जाते बच्चे भी हैंडल कर, सबकी यूज़ में आ जाता। अभी देखो जैसे ही विंडो मैंने डाल दी, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर दी, तो इट बिकम द यूटिलाइजेबल, क्योंकि उसका नॉलेज अपने को है, भले ही बहुत नहीं है तो बेसिक नॉलेज है। मोबाइल का भी वैसे रहता है कि एक आधे ओल्ड एजेड व्यक्ति ने, बहुत ही ओल्ड एजेड है, बहुत ही ज़्यादा हाई फाई स्मार्टफोन लिया और बहुत ऐप्स है उसमें, अब ऐप का डाउनलोड करना बहुत ईजी है और आजकल स्मार्टफोन में इनबिल्ड भी आते हैं। पर वो इतने सारे ऐप होने के बाद भी उसको सिर्फ इनकमिंग और आउटगोइंग ही आता होगा, या उसमें भी कंफ्यूज होता होगा टच स्क्रीन होने की वजह से, तो उस नॉलेज, उस मोबाइल का यूज़ लेस है। अब देखो ना, 50,000 का फ़ोन लेके किया क्या उसने, हाँ सिर्फ कैपेसिटी इसलिए लिया, और उसमें के ऐप से उसको यूज़ करते नहीं आ रहे, या उसमें का स्मार्टफोन का जो असली वॉट एवर जो रहता है, कभी कैमरे का ये क्या, कभी कुछ, तो वो उसको अगर जमता नहीं होगा तो क्या फ़ायदा उसका। उसको बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी। देखो आप उसमें डायग्राम में, है ना, उसकी जो ग्रैंड मदर है, वो ग्रैंड मदर सन्स को ये दे रही है, नॉलेज दे रही है ना। तो उससे वो देखो बुक्स का या नॉलेज का एक यूटिलिटी बढ़ जाती है उससे, है ना, उसको बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी। नेक्स्ट है पोजीशन यूटिलिटी। पोजीशन यूटिलिटी मतलब क्या है? पोजीशन यूटिलिटी अराइजेस व्हेन द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यानी क्या हो जाता है कि जो ओनरशिप है गुड्स की, एक पर्सन से दूसरे व्यक्ति के पास चली गई, तो उसकी यूटिलिटी होती है। जैसे देखो, ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर। गुड्स अगर बायर से सेलर से बायर तक चली गई तो उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। आप देखो ना, शोरूम में इतनी गाड़ियाँ पड़ी है, कोई उपयोग नहीं है। कंपनी में इतनी सारी गाड़ी पड़ी है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास व्हीकल पड़ी है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, कोई उपयोग नहीं है, वैसे ही पड़ी है। पर जैसे ही वो सेल हो जाती है, जैसे ही वो बिक जाती है, तो सेल होने के बाद पोजीशन बदल जाता है, कब्जा बदल जाता है। पोजीशन मतलब कब्जा, ताबा, तो कब्जा या ताबा बदल जाता है, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है, जल्दी से वो चलाना शुरू हो जाता है उस गाड़ी को। दैट इज कॉल्ड एज द पोजीशन यूटिलिटी। अब देखो, उस सेलर के पास फ्रूट्स दिख रहे हैं, है ना, ये फ्रूट्स उनके खुद के पास तो यूज़फुल नहीं है, पर अगर वो फ्रूट्स परचेज कर लिए ये दोनों ने, और अपने घर पे जाके उसको कंजम्पशंस किया, पोजीशंस में ले लिए, अपने ताबे में ले लिए, और खाए पिए, कुछ
उसका बना लिए जूस वगैरह, तो वो और यूज़फुल बन जाता है, यानी पोजीशन बदलने से वो यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट है टाइम यूटिलिटी। अब देखो, टाइम टू टाइम यूटिलिटी बदल जाती है। उस इस्तेमाल का टाइम बदलने से अगर उसका यूज़ बढ़ जाता होगा, उसकी यूटिलिटी बढ़ जाती होंगी, तो दैट बिकम द टाइम यूटिलिटी। व्हेन utility of commodity increases with the changes in its time of utilization, it is called as the time utility. जैसे student has more utility for textbook during the examination than in the vacation. मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका बहुत यूज़ है, बुक्स का यूज़ कितना है ना, जब अपना एजुकेशनल सेशन शुरू हो जाता है बहुत यूज़ है, बहुत यूज़ है। लेकिन अब वैकेशन शुरू होंगी तो वैकेशन में वो यूज़ लेस है। 11 की किताब की बात कर रहा मैं तुम्हारे क्लास के लिए। 11 की किताब का इम्पोर्टेंस कितना था जनवरी फरवरी में, लेकिन आज अगर हम देखेंगे मई महीने में तो उसका यूज़ लेस है। टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन गुड्स आर स्टोर्ड एंड यूज एट द टाइम ऑफ स्कैरसिटी। कितना ब्यूटीफुल दिया है देखो। टाइम यूटिलिटी कैसे बढ़ाई जा सकती पता है? अभी वो स्टोर कर लो, स्टोर मतलब उसको गोडाउन में इसमें उसमें रख दो और उसे इस्तेमाल करो स्कैरसिटी के टाइम में। स्कैरसिटी मतलब रेयरिटी, स्कैरसिटी मतलब कमी। जब भी आपके पास गुड्स की कमी होगी तब उसको इस्तेमाल करो। जैसे ये सीज़न में गेहूँ बहुत निकला है तो आप गेहूँ स्टोर कर लो, गेहूँ की वैल्यू थोड़ी कम होंगी अभी, पर हो सकता है दिसंबर में गेहूँ की वैल्यू बहुत बदल जाएगी या बढ़ जाएगी, तब आप उसको इशू करो या निकालो। दिस इज कॉल्ड एज द टाइम यूटिलिटी। तो टाइम टू टाइम उसकी यूटिलिटी बढ़ती है। देखो ना, विदर्भ में अपन यवतमाल में बोलेंगे बहुत कॉटन निकलता है, इतना कॉटन निकलता है और वो एक पर्टिकुलर पीरियड में निकलता है नवंबर दिसंबर में, तो उसकी वैल्यू इतनी गिर जाती है पर क्विंटल, कुछ भी भाव हो जाता है उसका, किसान बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। पर उसमें से कुछ किसानों ने इकोनॉमिक्स अगर समझ लिया, ये टाइम यूटिलिटी पॉइंट पढ़ लिया, आप खुद ही देखो कि तब मान लो 5,000 रुपये भाव है, वो भी गवर्नमेंट ने बोला इसलिए, वो भी अच्छे कॉटन के। हम लेके गए तो बोलते नहीं नहीं 4,500 ही देते, 4,200 ही देते, पर क्विंटल भाव 5,000 है काय के कॉटन के। तो वो दिसंबर में है क्योंकि सब लोग वहाँ पे दिसंबर में बेचने जाते हैं, गाड़ी लेके बेचने जाते हैं या जगह पे बेच डालते हैं, उसमें भी 100-200 रुपये घाटा कर लेते पर क्विंटल पे। पर एक आधे किसान ने ये पॉइंट पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स को समझ लिया और उसने पेशेंस रखा और उस गुड्स को स्टोर करके रखा अच्छे से गोडाउन में। गवर्नमेंट भी आजकल गोडाउन देती है ना फैसिलिटी। वो कपास, वो कॉटन अगर उसने 2-3 महीने स्टोर कर लिया, एटलीस्ट मार्च तक भी स्टोर कर लिया, तो पता है मार्च में उसको इतनी वैल्यू मिलेंगी। अब कितनी वैल्यू मिलेंगी बता तो नहीं सकते क्योंकि ये कोई मशीन से होता नहीं है, वो मार्केट डिसाइड करता है। पर आई डोंट थिंक कि भाई उसको 1,000-2,000 एक्स्ट्रा तो मिलेंगे, है ना। एक 4,000 भाव मिलने वाला था तो 6,000 तक भी जा सकता है वो मार्च में, एक ये सब पॉसिबिलिटी रहती है। तो क्या कर लिया उसने, टाइम यूटिलिटी कर लिया, है ना। इस टाइम में उसने उसको रख लिया और अगले टाइम में उसको इस्तेमाल कर लिया। ब्लड बैंक भी वैसे रहती है कि ब्लड जो है वो अभी निकाल लो, पर कभी कभी लड़ाई चल रही है, कभी कुछ महामारी चल रही है, तो उसमें ब्लड का इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है ना। अब देखो डायग्राम देखो इसमें, हाँ ये ब्लड का दिखा रहा है वो, है ना, ब्लड बैग है वो, अभी खुद निकाल लिया उसने, है ना, बाद में उसका इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट है, अभी ये देखो, ये अपन ने टाइप्स जो देखे थे, वो टाइप्स में मेन मेन क्या है, पोजीशन यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, सब यूटिलिटी देखा, है ना। अभी जो अपन देख रहे हैं वो है कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। अभी जो अपन ने देखा है या देख रहे हैं कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। फॉलोइंग आर द टू मेन कंसेप्ट। तो कुछ मेन कंसेप्ट है इसमें। एक पहली है टोटल यूटिलिटी, जिसको अपन बोलते हैं टीयू। अभी तक टाइप्स देखे अपन ने, अभी टाइप्स के बाद में क्या है, कंसेप्ट है ना। टाइप के बाद क्या है, कंसेप्ट है।
तो इस तरीके से कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, फर्स्ट नंबर है टोटल यूटिलिटी, है ना। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है, देखो, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी derived by consumer from all units of commodity consumed. It is aggregate of utilities from successive units of commodity consumed. फिर से देखो, टोटल यूटिलिटी मतलब क्या है, सारे यूनिट से एट ए टाइम मिला हुआ यूटिलिटी, सारी चीज़ों से एट ए टाइम मिली हुई यूटिलिटी। सेटिस्फैक्शन मतलब क्या है, टोटल यूटिलिटी, है ना। अपन जब टेबल निकालेंगे भी एक पॉइंट के बाद, उसमें आपको टोटल यूटिलिटी समझेंगे, पर सीधा सीधा समझ लो कि सारे यूनिट से जब अपने को टोटल यूटिलिटी मिलती है, जितने भी यूनिट्स खाए, मैंगो खाए, एप्पल खाए, तो उन सबसे मिला हुआ आपको जो सेटिस्फैक्शन है, वो सेटिस्फैक्शन मतलब टोटल यूटिलिटी है। बाद में सेकंड नंबर आता है मार्जिनल यूटिलिटी, MU बोलते हैं उसको। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड। एडिशनल मतलब क्या, एक मैंगो खाया था तो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिला वो टोटल यूटिलिटी हो गई, पर सेकंड जब खाया तो दूसरे से जो आपको एडिशनल यूटिलिटी मिली उसको बोलते हैं मार्जिनल। इन अदर वर्ड, इट इज एडिशंस मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। जैसे 1 2 3 4 5 यूनिट से मिला हुआ सेटिस्फेक्शन टोटल है, पर सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, एक यूनिट की यूटिलिटी अगर पकड़ी तो वो मार्जिनल है, और सभी की यूटिलिटी पकड़ी तो टोटल है। फिर से देखो, रिपीट कि टोटल यूटिलिटी मतलब क्या है, सभी यूनिट से मिला हुआ सेटिस्फैक्शन, और मार्जिनल मतलब एक यूनिट से मिला हुआ सेटिस्फैक्शन। अब ये टेबल में देखो, आपको समझ जाएगा। रिलेशंस बिटवीन TU एंड MU। TU मतलब टोटल यूटिलिटी, MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। MU डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, अलग अलग यूनिट से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको MU बोलते हैं। एंड टोटल, इट्स टोटल यूटिलिटी आर इंटर रिलेटेड, है ना। दिस कैन बी इजीली फॉलोड फ्रॉम हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। अब देखो, आप इस टेबल में आपको बराबर समझ जाएगा MU और TU के रिलेशंस क्या है। अब देखो टेबल, हाँ, ये यूनिट ऑफ एक्स है, एक्स मतलब मैंगो, एक्स मतलब एप्पल, एक्स मतलब लड्डू, एक्स मतलब चपाती, एक्स मतलब तुमको जो खाना है, अभी जो मूड होगा तुम्हारा वो खाओ, वो है एक्स। एक्स में पहला है, जब आप पहली, मान लो पहला मैंगो खाओगे, मैंगो खा रहे हैं अभी, मैंगो सीजन है, तो पहला मैंगो खाया तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 10। मार्जिनल भी 10 है क्योंकि एक ही यूनिट है यहाँ पे। लेकिन जब आप सेकेंड यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो आपको 18 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 18, पर एडिशन कितनी की हुई, 8 की हुई, है ना। 18 माइनस 10, 8 हो गया ना। तो आप देखो, पहले यूनिट से आपको 10 टोटल सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरे से 18 सेटिस्फेक्शन मिला, 18 मिला, तीसरे से 24 आपको सेटिस्फेक्शन मिला, चौथे से 28 मिला, 5 यूनिट ऑफ मैंगो खाए किसी ने तो 30 सेटिस्फेक्शन मिला, फिर छठवा खाया तो 30 ही सेटिस्फेक्शन मिला, स्टेबल हो गया वो, क्योंकि अभी पेट भर गया होगा, उसको सेटिस्फाई हो गया होगा, अब उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ नहीं रहा है। सातवां खाया तो और कम हो गया, कम हो गया इसलिए कि डिसयूटिलिटी हो गई। हमने परसों देखा था, आपको याद होगा, टाइप्स दिखाते वक्त मैंने बताया था कि इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी निगेटिव, इट कैन बी ज़ीरो ऑल्सो। तो ऐसा था। तो देखो, यूटिलिटी सभी यूनिट से मिली, जैसे 7वीं यूनिट से कितना मिला सेटिस्फेक्शन, 28, 6 यूनिट से कितना मिला, 30, 5 यूनिट से कितना मिला, 30, 4 यूनिट से कितना मिला, 28, 3 यूनिट से कितना मिला, 24, 2 यूनिट से कितना मिला, 18। पर मार्जिनल कैसे पकड़ते हैं, 1th, 2nd, 3rd यूनिट्स, यानी एक एक एडिशंस यूनिट्स में ये हो रहा है। देखो, जैसे 3 से 24 मिला था, 4 यूनिट से टोटल 28 मिला,
तो 28 माइनस 24 4। तो उन दोनों का फर्क है ना। आप अगर एम यू की तरफ देखते हैं, एम यू लास्ट कॉलम, तो डिमिनिश हो रहा है। देखो पहले 10 था, बाद में 8, बाद में 6 4 2 0, है ना, डिक्रीज हो रहा है। और इवन निगेटिव भी हो रहा है, -2 भी जा रहा है, ओमिटिंग हो रहा है उसको, तो -2 हो रहा है वो। तो देखो टी यू और एम यू में फ़र्क ये है कि टी यू मतलब ऑल यूनिट से मिला हुआ सेटिस्फेक्शन, टोटल सेटिस्फेक्शन है। लेकिन एम यू जो है मार्जिनल यूटिलिटी, वो एक यूनिट से मिला हुआ सेटिस्फेक्शन है, वन एडिशन से मिला हुआ सेटिस्फेक्शन है ना। एम यू डिमिनिश होते जा रहा है, देखो टी यू इंक्रीज होते जा रहा है। पहले 10 का 18 हो गया, 24 हो गया, 28 हो गया, 30 हो गया, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज हो गया। यानी टी यू पे नज़र मारो, इंक्रीज कांस्टेंट डिक्रीज, इंक्रीज कांस्टेंट डिक्रीज। लेकिन एम यू देखो डिक्रीज हो रहा है ना। अब ये टेबल में क्या एक्सप्लेन किया है, देखो द रिलेशंस बिटवीन टी यू एंड एम यू कर्व कैन बी डिराइव्ड विद द फॉलोइंग डायग्राम। डायग्राम भी देखो, अभी उसमें डायग्राम भी एक्सप्लेन कर दिया है, वो सारी चीज़ें जो है वो डायग्राम में देखो वाई एक्सिस दिया है और एक्स एक्सिस दिया है। वाई एक्सिस में दिया है टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, और एक्स एक्सिस में दिया है यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। आप देखो एक्स और वाई में क्या दिया है ना। अब इस डायग्राम को अच्छे से समझ लो, बहुत ही बढ़िया डायग्राम है ये। अगर आप एम यू कर्व देखोगे, है ना, तो एम यू कर्व क्या हो रहा है, डाउनवर्ड्स हो रहा है, नीचे आ रहा है। 12 और 8 के बीच में शुरू हुआ वो। आप देखो वाई एक्सिस पे 12 पॉइंट देखो, 12 नंबर का पॉइंट और 8 नंबर का पॉइंट, उसके बीच में रेस्ट है वो। और वहाँ से क्या हो रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। घसरगुंडी रहती है स्लाइड है खाली गार्डन में, ऊपर बैठो डायरेक्ट नीचे आता है, तो वैसे वो स्लाइड तय पा रहा है। यानी क्या है, घसरगुंडी जैसा स्लाइड जैसा आ रहा है वो। क्यों आ रहा है वैसा, क्योंकि y और x के रिलेशंस इन्वर्स है। इन्वर्स है मतलब अपोजिट है। तो जब भी इकोनॉमिक्स में रिलेशन अपोजिट रहते हैं तो डाउनवर्ड आता है, डायग्राम डाउनवर्ड आता है। और जब भी थोड़े पॉजिटिव होंगे तब अपवर्ड जाता है। अब देखो टी यू ऊपर जा रहा है, पतंग जैसा ऊपर ऊपर उड़ रहा है वो। ऊपर जाना मतलब पॉजिटिव रिलेशन, नीचे आना मतलब निगेटिव नहीं, इन्वर्स। तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे इन्वर्स। तो इन्वर्स में डायग्राम क्या होता है, स्लोप्स डाउनवर्ड होता है। और ऊपर देखो 12 और 8 के बीच में जो ऊपर डायग्राम गया है, वो ऊपर से जो डायग्राम गया है वो पॉजिटिव रिलेशंस के कारण। मैंने क्या बताया था, टी यू इंक्रीज होते जा रहा है पहले, है ना, 12 16 20 24 28 32 इंक्रीज हो रहा है। पर एम यू क्या है, कम हो रहा था, 12 8 4। तो इसीलिए देखो दोनों भी बढ़ते गए। कौन दोनों, एक्स और वाई, तो वो ऊपर जाता है डायग्राम, उसको बोलते हैं अपवर्ड वाला डायग्राम। और नीचे आ रहा है तो वो क्या हो जाता है, डाउनवर्ड वाला डायग्राम। तो इस तरीके से ये दोनों के बीच में रिलेशंस है ना। तो फिर भी कैसा है कि अपन जब भी वापस से रिवीजन लेंगे तो उसमें और अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे डायग्राम वगैरह की कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ जाएगी, है ना। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि पहली बार तुमको डायग्राम समझ जाएगी। एम यू और टी यू जो है वो एट ए टाइम इसमें दिखाया गया है। तो आप देखो आज अपन ने 2 टॉपिक देखे। कौन से 2 टॉपिक देखे, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, है ना। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में अपन ने मेनली क्या देखे, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, ये सब देखा। और अभी अभी लास्ट में अपन ने कंसेप्ट देखी, 2 कंसेप्ट। वो कौन सी 2 कंसेप्ट थी, यस, टी यू एंड एम यू। टी यू मतलब टोटल यूटिलिटी, सभी यूनिट से मिला हुआ सेटिस्फैक्शन। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब सिंगल यूनिट से मिला हुआ सेटिस्फैक्शन, 1 यूनिट से मिला हुआ सेटिस्फैक्शन। ओके, तो बताओ ये लेक्चर कैसे लगा तुम्हें, कैसे कंफर्टेबल फील हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। कभी कुछ लेक्चर बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो वो टॉपिक के हिसाब से लेना पड़ता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे बहुत इजी हो जाता है। आप देखो ना, पहले चैप्टर में आपको इतना बहुत मज़ा नहीं आया होगा, सेकंड में देखो कितना मज़ा आया, यूटिलिटी समझते वक्त बहुत इजी गया। अब थर्ड में इससे भी ज़्यादा मज़ा आता है,
बाद में जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे जैसे कंसेप्ट क्लियर हो जाती है। ओके, तो जल्दी मिलेंगे अपन, तब तक ऑनलाइन बनाए रखो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। और कुछ डिफ़िकल्टी होंगी तो कांटेक्ट करो। ओके, हैव अ गुड डे।